रामपुर गांव में रमन नाम का एक लालची पानीपुरी वाला अपनी बूढ़ी माँ रेशमा के साथ रहा करता था। बेटा, आज मैं फिर कह रही हूँ, तू ये बासी पानी पूरी और रखे हुए मसाले का पानी बनाना छोड़ दे, वरना तेरा लालच तुझे ले डूबेगा और साथ साथ मुझे भी। मैं नहीं चाहती कोई मेरे बेटे को लालची पानी पूरी वाला बुलाए। माँ, अपनी ईमानदारी की बांसुरी मेरे सामने मत बजाओ। अरे मुझे अमीर बनना है और इसके लिए मुझे बासी पानी पूरी बेचनी ही पड़ेगी। तुम बस चुपचाप यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ। रमन पानीपुरी में पुराने बासी मसालों का इस्तेमाल करता था और सबसे महंगी पानीपुरी बेचा करता था। रमन, बहुत दिन हो गए इस तरफ आना नहीं हुआ, ला आज अपनी पानीपुरी तो चखा जरा। हाँ हाँ मनोरमा काकी, ये लो। लेकिन हाँ, पहले ही बता देता हूँ, 10 रुपए की 2 पानी पूरी है। क्या बाकी लोग तो 10 की 6 या 8 दे रहे हैं, तू सिर्फ 2 ही दे रहा है? बहुत महंगी है ये तो। देखो, खानी है तो खाओ काकी, मैं तो 10 की 2 ही दूंगा। और वैसे भी ये रमन के हाथ की पानी पूरी है, किसी ऐरे गहरे की नहीं। ठीक है, ला खिला, पता तो चले तूने अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या डाला है। रमन मनोरमा को पानी पूरी खिलाता है। इतनी भी खास नहीं है और मुझे तो ये बासी जैसी लग रही है। तूने बासी पानी पूरी खिलाई मुझे? अरे नहीं, ताजी है। और अब चलो मेरे पैसे निकालो, पूरे 10 रुपए हुए। ले लालची कहीं का, पर याद रख, ऐसे ही पानी पूरी बेचता रहा तो तेरे दिन जल्दी भर जाएंगे। मनोरमा के पीछे कुछ और ग्राहक आते हैं और रमन को खूब सुनाकर जाते हैं। अगले ही दिन मनोरमा सहित गांव के कई लोग रमन की पानीपुरी खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। माँ, तुम ठीक हो ना? पेट बहुत दुख रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं। ये सब उस रमन की बासी पानीपुरी की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सरपंच जी के पास जाऊंगी। मनोरमा जैसे तैसे सरपंच जी के पास जाती है, जहाँ बाकी गांव वालों के साथ सरपंच जी भी रमन के ठेले पर जा रहे थे। अरे सरपंच जी, आप कहाँ जा रहे हैं? और ये सब गांव वाले भी कहाँ जा रहे हैं? उस रमन के ठेले पर। उसने मेरी बेटी को बीमार किया है ना, आज के बाद ना तो वो रहेगा और ना ही उसका ठेला। सरपंच और बाकी गांव वाले रमन को खूब पीटते हैं, उसके घर का सामान भी बाहर फेंक देते हैं और उसके घर को बुरी तरह से तोड़ देते हैं और रमन को उसकी माँ रेशमा के साथ गांव से बाहर निकाल देते हैं। मैं ना कहती थी, तेरा लालच एक दिन हम दोनों को बर्बाद कर देगा। अब देख, ना तो हमारे पास घर है और ना ही पैसे। अब क्या करेगा तू? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, आंखें खोलो। बेचारी रेशमा इस सदमे से अपनी जान गंवा देती है। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। अब मैं अकेला क्या करूँगा? पर तुम चिंता मत करो, जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया है, मैं उन सब से बदला लूंगा। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और रामपुर गांव में एक हट्टा कट्टा गमछा लपेटे पानीपुरी वाला आता है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टी मीठी स्वादिष्ट पानी पूरी, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जल्दी आओ, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे वाह, पानी पूरी वो भी फ्री में। जरा चक्कर तो देखो कौन है जो मुफ्त में पानी पूरी खिला रहा है। अरे भाई, क्या सच में पानी पूरी फ्री में है? हाँ बाबूजी, बिल्कुल फ्री है। खाकर तो देखिए, मजा ना आ जाए तो कहिएगा। लाओ भैया, 1 प्लेट लगाओ तो जरा। आहा, मजा नहीं, डबल मजा आ गया। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी है। अब बुरा न मानो तो एक बात पूछूं भाई साहब, ये आपने अपने आधे चेहरे पर रुमाल क्यों बांधा है? ये तो मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, इसलिए। आप खाइए। अच्छा, वैसे आपकी आंखें हमारे गांव के रमन जैसी है। वो भी पानी पूरी ही बेचता था, बड़ा लालची था, कहीं अपने ही लालच का फल भोग रहा होगा। देखते ही देखते पानीपुरी खाने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव में इस पानीपुरी वाले की फ्री पानीपुरी की चर्चा होती है। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर तो आओ जरा, सुनो तो मैं क्या खबर लाई हूँ। अरे क्या हुआ मुन्नी, क्यों बुला रही है? माँ, गांव के चौक में कोई पानीपुरी वाला आया है, सुना है उसकी पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट है और वो फ्री में खिला रहा है, तो क्या हम कल चलें उसकी पानीपुरी खाने? अरे यह भी कोई पूछने की बात है, जरूर चलेंगे और सब चलेंगे।
अगले दिन मनोरमा और मुन्नी पानी पूरी खाने के लिए तैयार होती हैं। अरे जल्दी कर राधा बिटिया, चलना नहीं है क्या? नहीं माँ, मुझे जरा काम है, इसलिए आप चले जाइए। मेरे लिए पैक करवा लाइएगा, मैं यहीं खा लूंगी। अच्छा ठीक है, तो हम जाते हैं। हाँ, और मैं आपके लिए पैक करवा लाऊंगी। मनोरमा और मुन्नी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव पानी पूरी खा रहा है। अरे भाई, जरा मुझे और मेरी मुन्नी को भी पानी पूरी खिलाइए, बड़े दिन हो गए पानी पूरी जुबान पर नहीं रखी। ये लीजिए बहन जी, आप भी लीजिए, और ये लो बिटिया, तुम भी लो। सच में ऐसी पानी पूरी तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आप ऐसा कीजिए, 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को भी खिलाऊंगी। पानी पूरी वाला 2 प्लेट पैक करके मनोरमा को दे देता है। राधा दरवाजे पर खड़ी मनोरमा के हाथ में पानी पूरी देखकर बहुत खुश होती है, पर इतने में एक बंदर आता है और मनोरमा के हाथ से थैली छीनकर ले जाता है। अरे नहीं, ये क्या, पानी पूरी तो बंदर ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, मैं दोबारा ले आती हूँ। अरे नहीं मुन्नी, वहाँ बहुत भीड़ है, और राधा दिल छोटा मत कर, हम कल फिर से चलेंगे। मनोरमा की बात से राधा खुश हो जाती है और रात को पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह राधा के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो 2 बहुत छोटे छोटे से जीव उसके घर में घूम रहे होते हैं। ये किस तरह के जीव हैं? वो भी इतने छोटे, पर ये दिखने में तो माँ और मुन्नी लग रहे हैं। माँ, ये आप हैं? आप इतनी छोटी कैसे हो गई? और मुन्नी तू भी? ये सब कैसे हुआ? ना जाने, मुझे लगता है उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी में ही कोई गड़बड़ है। राधा तुरंत बाहर जाती है तो देखती है कि गांव का हर इंसान बहुत छोटा हो चुका था। ये क्या, यहाँ तो हर कोई छोटा हो गया है। माँ सही कह रही थी, ये सब उस पानी पूरी वाले का किया धरा लगता है, पर मुझे पता तो करना होगा। राधा तुरंत चौक की तरफ जाती है, पर वहाँ तो पानी पूरी वाला था ही नहीं। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, एक टूटे फूटे घर से उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये तो रमन काका का घर है, लगता है अंदर कोई है। आखिरकार मेरा काला जादू काम ही आ गया। मैंने सब गांव वालों को छोटा कर दिया। आज रात मैं इन सभी को कुचलकर मार डालूंगा और अपनी माँ की मौत और अपनी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। अरे नहीं, ये तो रमन काका हैं और यहाँ बदला लेने आए हैं। हम मैं क्या करूँ? अब तो बस जगत माँ ही मेरी मदद कर सकती हैं। राधा तुरंत पुराने पीपल के पास रहने वाली जगत माँ के पास जाती है। इसका एक ही इलाज है, जो पानी पूरी रमन ने सबको खिलाई है वही उसे भी खिला दी जाए। इससे उसकी शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा और सभी ठीक हो जाएंगे। राधा तुरंत रमन के घर जाती है, जहाँ रमन का खाना रखा हुआ था और पास ही पानी पूरी का ठेला। वो कुछ पूरी उसके खाने में और पानी सब्जी में मिला देती है। रमन जैसे ही ये खाना खाता है, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। कुछ ही देर में सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं और रमन छोटा हो जाता है। ये मेरे साथ किसने किया? ये सब हमारी राधा बिटिया की सूझबूझ का नतीजा है। लालची पानी पूरी वाले, तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तूने गांव वालों को सताया है ना, अब से तुझे हमेशा एक पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए ना सरपंच जी, रमन काका को अपनी गलती का एहसास है। राधा के कहने पर सभी गांव वाले रमन को माफ कर देते हैं। इसके बाद जगत माँ उसे वापस से सही कर देती है और अब रमन पूरी ईमानदारी के साथ पानी पूरी बेचने का काम करता है। राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रुक्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। रुक्मणी ने बेटे सुरेश की शादी हाल ही में की थी और शादी के बाद से ही उसकी बहू उसे घर से निकालने की कोशिश में थी। हाँ माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे क्यों मार रही हैं? क्या मैंने तुम्हें मारा? नहीं नहीं बेटा, ऐसे अपशब्द ना कहो। हमारे यहाँ तो बहुओं को लक्ष्मी माना जाता है। क्या हुआ सुधा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना सुरेश, माँ जी ने आज तो हद ही कर दी। अब तक तो ये मुझे ताने मारती थी, पर आज तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। माँ, तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन कर, मैंने बहू को कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। बस करो माँ, बस करो।
एक तो घर में कोई काम धंधा नहीं करती हो, ऊपर से मेरी ही पत्नी को झूठा बता रही हो। बस अब बहुत हुआ, अब तुम अपना ठिकाना कहीं और देख लो। आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुरेश और सुधा रुक्मणी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रुक्मणी दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लगती है। मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी बेटा, कुछ तो दया करो मुझ पर, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। रुक्मणी बहन, क्या हुआ? यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो? घर के अंदर चली जाओ। रुक्मणी पूरी बात पुजारी जी को बताती है। अरे रे, तुम रो मत रुक्मणी बहन, ये कलयुग है और तुम अकेली नहीं हो। ना जाने कितने ही माता पिता हैं जिन्हें तुम्हारी तरह दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया जाता है। तुम मेरे साथ आओ। पुजारी जी रुक्मणी को मंदिर में लेकर जाते हैं और पानी के साथ साथ मंदिर से कुछ प्रसाद भी उसे खाने को देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं इस मंदिर के साथ साथ पड़ोस के गांव में जो मंदिर है वहाँ भी पूजा पाठ करता हूँ। और मंदिर के पास ही एक धनीराम करके सेठ है जो अपना राजमा चावल का ठेला चलाते हैं। उन्हें एक मददगार की जरूरत है जो उनकी मदद कर सके। बदले में तुम्हें खाना, मजदूरी और रहने का ठिकाना भी मिलेगा। तुम कहो तो मैं वहाँ पर तुम्हें काम पर लगवा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। अभी मेरी हड्डियों में इतनी जान तो है कि मैं अपना पेट भरने के लिए काम कर सकूं। इस तरह पुजारी रुक्मणी को सेठ धनीराम के ठेले पर काम दिलवा देता है। करीब 1 से 1.5 महीने तक रुक्मणी वहाँ काम करती है और गांव में पुजारी जी के पास आती है। अरे रुक्मणी बहन, क्या हुआ आज अचानक यहाँ? हाँ पुजारी जी, मैंने फैसला किया है, अब मैं यहीं अपने गांव में अपना राजमा चावल का ठेला खोलूंगी। 2 पैसे ज्यादा भी आएंगे और मेरा रोजगार भी शुरू हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं तो कहता हूँ कि यही मंदिर के बाहर वाली सड़क पर ठेला खोल लो, अच्छा चलेगा। लेकिन ठेला और बाकी सामान? आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, सेठ धनीराम जी शहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ही मुझे ये विचार दिया। साथ में अपना ठेला और बाकी सामान भी दे दिया है। उन्होंने तो वही ठेला चलाने को कहा, पर मुझे मेरे गांव में चलाना था, इसलिए यहाँ चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब देर मत करो और कल से ही इस शुभ काम की शुरुआत करो। इस तरह रुक्मणी मंदिर के पास ही अपना राजमा चावल का ठेला खोल लेती है। उसके हाथ के बने राजमा चावल की खुशबू से हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता था। इसी बीच एक दिन एक छोटी सी बच्ची रुक्मणी के ठेले पर आई। माँ, ओ माँ, ये बच्ची मुझे माँ क्यों कह रही है? लगता है इसकी माँ कहीं खो गई है। कौन हो बेटा तुम, क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक्मणी को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वो उसे अपने हाथों से राजमा चावल खिलाती है। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? तुम ही तो हो। बच्ची के मुंह से ये जवाब सुनकर रुक्मणी की आंखें भर आती हैं और वो उसका नाम मीनू रखती है और उसे अपने साथ ही रख लेती है। माँ, आप अकेली काम क्यों कर रही हो? लाओ मैं भी करवाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाना है आज। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रुक्मणी मीनू को अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है और राजमा चावल बेचकर उसे पढ़ाने लगती है। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और मीनू बड़ी हो जाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ गई। बोल भी, क्या हो गया? ये देखो, मैंने 12वीं में टॉप किया है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची। भगवान यूं ही तुझे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाता रहे। पर माँ, अब मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा और वहाँ पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है। शहर जाना होगा? चल तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। रुक्मणी रोजाना की तरह ठेले पर जाती है और लोगों को राजमा चावल खिलाने लगती है, लेकिन आज वो कुछ परेशान थी। रुक्मणी, क्या हुआ? आज कुछ उदास लग रही हो। हाँ पुजारी जी, मेरी बेटी को शहर भेजना है पढ़ाई के लिए। तो पैसे कम पड़ रहे हैं? हाँ वो बात भी है, लेकिन अकेली लड़की को शहर भेजूं या नहीं, ये चिंता भी सता रही है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। भगवान सबका भला करता है और जो अच्छा होता है उनका तो जरूर भला करता है।
तो निश्चिंत होकर मीनू को शहर भेजो। देखना वो खूब पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। पुजारी जी की बातें सुनकर रुक्मणी को थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए अगले ही दिन वो पैसों का इंतजाम करती है और रुक्मणी को शहर भेज देती है। एक तरफ जहाँ मीनू शहर में पढ़ रही थी, वहीं यहाँ रुक्मणी की हड्डियाँ अब जवाब दे रही थीं। लेकिन फिर भी वो मीनू के लिए रोज राजमा चावल का ठेला लगाती और पूरे गांव को अपने हाथ के स्वादिष्ट राजमा चावल खिलाती है। यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन रुक्मणी ठेले पर काम कर रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और एक खूबसूरत सी लड़की डॉक्टर का कोट पहने उसे संभाल लेती है। कौन कौन है? मैं हूँ माँ, तुम्हारी बेटी मीनू। मीनू, तू आ गई बेटा। हाँ माँ, मैं आ गई और शहर से बड़ी डॉक्टर बनकर आई हूँ और अब मैं यही गांव में ही अपना क्लिनिक खोलूंगी और ये गांव का पहला क्लिनिक होगा। माँ, तुमने मुझ अनाथ के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मेरी बारी है। अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करोगी। मीनू की बातें सुनकर रुक्मणी खुशी के मारे रो पड़ती है। एक मेरी औलाद थी जिसे मैंने हर खुशी दी, हर सुख दिया, 9 महीने कोख में रखा, पर फिर भी उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और एक तू है जो मेरे आराम के बारे में सोच रही है। मीनू अब क्लिनिक खोलकर सभी गांव वालों का इलाज करती है। जहां एक रोज सुरेश आता है। सुरेश भैया, आप तो रुक्मणी माँ के बेटे हैं ना, क्या हुआ है? आप बहुत खांसी उठ रही है, जरा देखो तो। मीनू सुरेश को चेक करती है तो पता चलता है कि उसे टीबी है। मीनू जब ये बात रुक्मणी को बताती है तो वो परेशान हो जाती है और सुरेश को देखने उसके घर जाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेला था। सुरेश, कैसा है मेरे बच्चे? और कैसा होऊंगा माँ, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। तुम्हें घर से निकालने के बाद मेरी नौकरी चली गई, तो सुधा ने भी मुझे छोड़ दिया और अब तो मुझे टीबी भी हो गई। मुझे माफ कर दे माँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं मेरे बच्चे, जो हुआ उसे भूल जा। अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरा खूब ध्यान रखूंगी। इस तरह रुक्मणी और मीनू सुरेश का ध्यान रखने लगते हैं। कुछ ही समय में मीनू के इलाज और रुक्मणी की केयर से सुरेश ठीक हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।